Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter Binomial Theorem. In the last lecture, we had seen when n is a natural number, what is the expansion for x plus y power n, x minus y power n, and what is the expansion if we add these two expansions or subtract them. We also talked about general term, right? And we did some questions on them, and also we talked about how to find term independent of x. Now in this lecture, we are going to continue with the same chapter, and the first thing that we are going to do today would be that how to find kth term from end. Like from the beginning you can find tr plus 1, we had done that in general term कि अगर आगे से आपको कोई term चाहिए t4, t5, हमने questions भी किए थे last lecture में, तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. अब कई बार ऐसे होता है आपको बोलते हैं कि केथ टर्म जैसे फोर्थ, फिफ्थ या 10th टर्म पीछे से निकालो, तो इसके दो मेथड्स होते हैं करने के. लेट अस सी व्हाट आर दोस. ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वुड बी केथ टर्म फ्रॉम एंड. केथ टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस वाई पावर n. ठीक है, तो हम इसकी बात बेटा करने वाले हैं. तो देखते हैं कि इसको करना कैसे है. अब एज आई सेड कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग दैट. अब देखो फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा. फर्स्ट मेथड ये होता है हम एक्सपेंशन वही रखते हैं x प्लस वाई पावर n. ठीक है, जैसे ये एक्सपेंशन है ना, इसको वही रखेंगे और हम ये काउंट कर लेंगे अगर पीछे से फोर्थ टर्म है मान लो कोई, तो उसकी पोजीशनिंग आगे से कितनी होगी बेटा. एंड रिमेंबर दैट इफ यू हैव एक्सपेंशन x प्लस वाई पावर n, तो याद है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, n प्लस 1 टर्म्स थी. तो फर्स्ट मेथड हमारा ये हो जाएगा कि kth टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस वाई पावर n विल बी इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग. तो उसकी पोजिशनिंग आगे से बेटा ये हो जाएगी. ठीक है ना, तो n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग इन सेम एक्सपेंशन दैट इज इन x प्लस वाई पावर n. तो एक्सपेंशन वही ली है हमने, फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म y. तो या तो हम इसको ऐसे कर लें, या फिर देखो एक मेथड और है. वो क्या है, हम ये कह सकते हैं बेटा कि kth टर्म फ्रॉम एंड राइट इन x प्लस वाई पावर n विल बी इक्वल टू kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग. इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी भी कि कैसे आ गया. तो इट विल बी इक्वल टू kth टर्म फ्रॉम बिगनिंग इन एक्सपेंशन y प्लस x पावर n. तो हमने x और y को बेटा इंटरचेंज कर दिया. जो फर्स्ट टर्म थी वो सेकेंड टर्म बन गई और जो सेकेंड टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. देखो जरा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सपेंशन है x प्लस वाई पावर 15. इज इट ओके? और मान लो हमें चाहिए 6th टर्म फ्रॉम एंड. इज इट ऑल राइट? 6th टर्म फ्रॉम एंड हमने निकालनी है. अब देखो फर्स्ट मेथड से ये क्या हो जाएगा. फर्स्ट मेथड से हम क्या बोल रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग. इज इट ऑल राइट? एज वी हैव रिटन हेयर, ये देखो, तो इट विल बी n माइनस के प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग. तो अप्लाई कर दो. अब देखो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, n विल बी इक्वल टू 15 जो एक्सपेंशन में पावर थी बेटा, k हमारा हो गया 6. तो 6 टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगी जैसे n माइनस के प्लस 2th, मतलब कितनी देखो 15 माइनस 6 और प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग. 15 माइनस 6 करो 9, 9 प्लस 2 11. तो इट विल बी इक्वल टू 11th टर्म फ्रॉम बिगनिंग. इज इट ऑल राइट? ये आएगा. अब देखो 11th टर्म फ्रॉम बिगनिंग सेम एक्सपेंशन में x प्लस वाई पावर 15, इसकी एक्सपेंशन में. तो जनरल टर्म हमने लिखा था ना कि याद है जो भी टर्म लेते थे उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट में प्रीफिक्स क्या होता है, जो पावर होती है, और सफिक्स पिछला नंबर. तो t11 किसकी एक्सपेंशन में, इसकी एक्सपेंशन में हम लिखते हैं बेटा. तो ऑब्जर्व करो जरा, t11 विल बी इक्वल टू 15c10 है ना, जो टर्म ले रहे हैं देखो सफिक्स पिछला नंबर.
फिर पहली टर्म x की पावर प्रीफिक्स माइनस सफिक्स इज 5 और y की पावर सफिक्स कितनी 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15c10 x5y10। अब देखो इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड में हमने क्या बोला है यहां पे ऑब्जर्व करो, हमने कहा कि kth टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको इसकी एक्सपेंशन में चाहिए ना तो kth टर्म ही ले लो, यहां भी kth टर्म थी, यहां भी kth टर्म बिगनिंग से, लेकिन x और y को क्या कर दें इंटरचेंज। तो ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है। ऑलराइट, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा कि कौन सी टर्म हमें देखो चाहिए थी, 6 टर्म। इज इट ओके? तो लेट मी राइट ओवर हियर 6 टर्म फ्रॉम एंड किसमें देखो, इन x plus y power 15. So this will be equal to 6th term from beginning. Is it all right? So 6th term from beginning किसकी एक्सपेंशन में देखो, y plus x power 15। तो अब हमने x और y को इंटरचेंज कर दिया। अब हम लिखते हैं देखो इसकी एक्सपेंशन में हमारी कौन सी टर्म बेटा, 6 टर्म। तो लेट अस राइट व्हाट विल बी द 6 टर्म। तो t6 निकालना है, देखो पावर 15 है तो प्रीफिक्स बाइनोमियल कोफिशिएंट में 15 आएगा, 6 टर्म है तो प्रीफिक्स पिछला नंबर आएगा। अब यहां पे ऑब्जर्व करो पहली टर्म कौन सी है, y है। इज इट ओके? सो फर्स्ट टर्म इज y। इज इट ओके? तो y की पावर क्या होगी हमारी, प्रीफिक्स माइनस सफिक्स 10, और सेकेंड टर्म देखो यहां पे x है तो x की पावर सफिक्स होता है 5। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड से आंसर आया है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं क्या ये तो आंसर्स हमारे सेम है। फर्स्ट मेथड से आंसर ये था 15c10 x5y10 और सेकेंड मेथड से आंसर है बेटा 15c5y10 x की पावर 5। अब आप ऑब्जर्व करो x और y की पावर तो सेम है ना, यहां पे देखो x की पावर 5 है और यहां भी x की पावर 5 है। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं यहां पे y की पावर 10 है और यहां भी y की पावर 10 है। व्हाट अबाउट द बाइनोमियल कोफिशिएंट, 15c10 15c5 ये इक्वली तो है। क्यों इक्वल है, देखो 15c5 इज इक्वल टू 15c10 बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, याद है ना कौन सी, यस NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है ना, तो इस वजह से बेटा दोनों में से किसी भी मेथड से करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, देखो रेशियो ऑफ 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द 5th टर्म फ्रॉम एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, देखो किसकी लेनी है, 2 रेज पावर 1/3 प्लस 1/2 into 3 की पावर 1/3 whole power 10. Is it okay? And you can see this question is from JEE Mains 2019. So let us now do solution of this question. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Is it okay? तो पहले तो एक्सपेंशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। देखो क्या एक्सपेंशन गिवन है बेटा, we are given 2 की पावर 1/3 प्लस 1/2 into 3 की पावर 1/3 और होल पावर कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, सॉरी, तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो T5 से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके एक्सपेंशन में देखो T5 कितना आ जाएगा, ये हम बिगनिंग से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में चाहे लिख भी देती हूं मैं यहाँ पे, तो T5 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। Is it okay? तो let us find out. तो this will be equal to, now T5 will be equal to, अब देखो प्रीफिक्स 10 है, सफिक्स पिछला नंबर आएगा 4, पहली टर्म है आपके पास 2 की पावर 1/3, इसकी पावर प्रीफिक्स माइनस सफिक्स 6, दूसरी टर्म है 1/2 into 3 की पावर 1/3 बेटा, और होल पावर कितना, 4। अब देखो इसको थोड़ा सा हम पावर्स कंबाइन कर लेते हैं, 10c4 ऐसे ही रहने दो, 2 की पावर, अब यहां पे देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 6/3 विल बी 2। दूसरे में देखो अगेन इट विल बी 2 रेज पावर 4 और इनटू 3 की पावर 4/3। इन दो टर्म्स को चाहे आप कंबाइन कर लो, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4,
सो वी कैन से दैट बेटा कि यहां से हमारे पास T5 जो है ना, T5 फ्रॉम बिगनिंग देखो कितना आ गया, इट इज 10C4 देन 1/2 रेज पावर 2 into 3 की पावर 4/3. तो दिस इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, लेट अस कॉल इट एज 1. अब हमें चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो लिखते हैं अब. सो नाउ वी वांट फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन सेम एक्सपेंशन. देखो क्या एक्सपेंशन थी हमारे पास ये एक्सपेंशन थी बेटा 2 की पावर 1/3. ऑल राइट, प्लस वी हैड आगे क्या था देखो हमारे पास 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 n होल पावर 10. ठीक है ना, एक्सपेंशन एक बारी चेक कर लेते हैं. देखो यस, 2 रेज पावर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 पावर 10. अब इसमें हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग. x और y इंटरचेंज करना था ना, मतलब फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म बना दो और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म. तो इट विल बी 1/2 इंटू 3 रेज पावर 1/3 एंड प्लस 2 की पावर 1/3 एंड होल पावर 10. तो लेट अस राइट कितना हो जाएगा. अब देखो इसकी एक्सपेंशन में फिर से जनरल टर्म का फॉर्मूला जैसे लगाते थे, इट विल बी 10C4, क्योंकि फिफ्थ टर्म ले रहे हैं तो सफिक्स पिछला नंबर. अब देखो पहली टर्म है 1/2 इंटू 3 रेज पावर 1/3, तो इसकी पावर प्रीफिक्स माइनस सफिक्स विल बी 6, और फिर है आपके पास 2 की पावर 1/3 और होल पावर कितना 4. हमारे पास ही आ गया. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम T-5 कह देते हैं. ठीक है, तो 10C4 इंटू, अब यहां पे देखो कितना आ गया 1/2 रेज पर 6, 3 की पावर 6/3 2, और न्यूमिरेटर में है 2 की पावर 4/3. बेशक इसको अभी ऐसे ही रहने दो. तो दिस विल बी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, लेट अस कॉल इट एज 2. अब आपको चाहिए क्या था, लेट अस सी द क्वेश्चन. देखो यहां पे वी रिक्वायर्ड द रेशो. ये देखो हमें पूछा था रेशो चाहिए बेटा फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड. तो दैट मीन्स T5 इज टू T-5 की रेशो हमने निकालनी है. तो लेट अस राइट हियर बेटा. तो नाउ वी वांट T5 अपॉन T-5. T5 देखो ऊपर देखते हैं हमारे पास ये था, दिस वॉज T5. ठीक है, 10C4 और इंटू 1/2 की पावर 2 और 3 की पावर कितना 4/3, यही है ना. तो इसको लिखते हैं 10C4, सॉरी, सो दिस विल बी 10C4, एक मिनट, हाँ जी, 2 की पावर देखो कितनी थी हमारी 2 नीचे, और 3 की पावर बेटा 4/3. अब इसको डिवाइड करना है T-5 से. ये देखो T-5 हमारा ये रहा, दिस इज T-5. तो इससे हमने डिवाइड करना है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं और बस सॉल्व कर लो, दैट विल गिव यू द रिजल्ट. इज इट ओके? तो लेट अस डिवाइड बाय दिस. तो ये हो गया 10C4 1/2 रेज पावर 6, 3 की पावर 2 और इंटू 2 रेज पावर 4/3. अब आप ऑब्जर्व करो ये 10C4 तो हो गया आपका कैंसल. इसको हम आगे लेते हैं. ये जो टर्म है आपकी ये वाली बेटा, ये कहां पे चली जाएगी न्यूमिरेटर में. तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 रेज पावर 6, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वी विल हैव 2 स्क्वायर 3 की पावर 4/3 बेटा, और नीचे 2 की पावर 4/3. ये आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. यहां पे देखो 2 की पावर्स अगर आप कैंसिल करते हो तो ये कैंसिल होके हमारे पास कितना आ जाएगा 2 रेज पावर 4. इज इट ओके? अब देखो हमें जो ऑप्शंस दी हैं किस फॉर्म में दी हैं, चेक करते हैं. देखो हमारे पास ऐसे है, देखो 1:2, या तो न्यूमिरेटर 1 है, आप ऑब्जर्व करो जैसे पहली ऑप्शन में देख रहे हो न्यूमिरेटर 1 है, दूसरी ऑप्शन में न्यूमिरेटर 1 है, या फिर डिनोमिनेटर 1 है. मतलब या तो सारी टर्म्स आपके न्यूमिरेटर में है
या फिर आपकी सारी टर्म्स कहां पे हैं, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हम उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो इसमें अगर हम न्यूमिनेटर को 1 रखना चाहते हैं तो नीचे ऑब्जर्व करो हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 2 रेज पावर -4, 3 रेज पावर -2, 3 की पावर 4/3 और 2 की पावर 4/3। दिस विल बी दी आंसर। अब इसको ना रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा आपने, ठीक है। वी हैव टू ये इसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर आ रही है ना, पहले न्यूमिनेटर में ही ले लो इसको। लुक एट दिस, लेट अस टेक इट इन द न्यूमिनेटर। तो यहां पे 2 की पावर आपकी हो गई 4 - 4/3 और बेटा 3 की पावर 2 - 4/3। तो वी हैव 2 रेज पावर, करो 4 - 4/3, 4 3 = 12, 12 - 4 8/3। 3 की पावर ले लो बेटा, 3 2 = 6, 6 - 4 2/3, ये हो गया। और नीचे हमने 1 ले लिया। अब इसमें आप देखो, जैसे आप ऑप्शंस में देख रहे हो 2 और 3 कंबाइन किए हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 8/3 है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2/3 और इंटू 3 की पावर है बेटा आपकी 2/3 और डिवाइडेड बाय 1। अब देखो ये कितना हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, 2 3 हो गया 6 और पावर सेम है ना, तो कंबाइन कर दिया इस 2 1। इज इट ओके? या तो आंसर ऐसे दे सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म देखो नहीं दी हुई है, किसी में भी आपके पास बेस जैसे पहली ऑप्शन में था, लेकिन वो ऑप्शन रॉन्ग हमारी हो रही है। हम न्यूमिनेटर में लेके आए हैं, तो सी या डी में से अभी हम चेक करना चाहेंगे। तो 1/3 पावर में बेस कितनी है, 36। तो अब देखो बेस आपकी 36 कैसे आ जाएगी, बहुत सिंपल है, ये 4 हो गया, ये 6 का स्क्वायर अलग कर लो और पावर 1/3 अलग कर लो, और नीचे हमारे पास 1 है। सो वी गेट रिक्वायर्ड रेशियो एज 4 × 36 की पावर 1/3 और इस 2 कितना 1। सो इस फॉर्म में हमारा आंसर हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या हमें ये फॉर्म में आंसर दिया है या नहीं है। तो हमने सारी टर्म्स बेटा कहां पे ले ली, न्यूमिनेटर में ले ली। तो चेक करते हैं, नहीं तो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो अब आप ऑब्जर्व करो 4 × 36 की पावर 1/3 is to 1, so you can see that बेटा C ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग निकालो, 5th टर्म फ्रॉम एंड निकालो और उनकी हमें रेशियो चाहिए, ठीक है। अब देखो अगली जो चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे, लेट अस ऑब्जर्व दैट। तो पहले हमने ये बात करी ना kth टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो होगा मिडिल टर्म्स का, और साथ ही साथ उसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। तो लेट अस राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिडिल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, देखो किसकी एक्सपेंशन में, x plus y power n। तो मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y power n एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इसी में बात करेंगे हम ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। इज इट ओके? सो लेट अस सी ये हम कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ। एक तो मिडिल टर्म की बात होगी बेटा, और किसकी, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। अब देखो ये इस बात पे फर्क पड़ेगा, यहां पे एक मिनट ये n आपको प्रॉपरली नजर आ जाए, तो ये हम n दोबारा लिख लेते हैं, ये पावर n है हमारी। तो मिडिल टर्म कितनी होंगी और कौन सी होंगी बेटा, इट विल डिपेंड वेदर n इज इवन और ऑड। तो दो केसेस हमें लेने पड़ेंगे। लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1। तो केस 1 हम ये लेते हैं बेटा जब हमारे पास n है इवन। अब देखो अगर n इवन है ना, जैसे हमारे पास x plus y पावर n है, तो आपको पता है एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होती हैं, n plus 1 टर्म्स होती हैं। और अगर आपका n इवन है ना, तो n plus 1 बेटा कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो अगर ये ऑड नंबर है तो मिडिल में एक टर्म आएगी। तो इस केस में वी विल हैव 1 मिडिल टर्म। इज इट ओके? क्या आएगी हमारे पास, एक मिडिल टर्म आएगी। अब वो कौन सी आएगी देखो, उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने लिया x plus y पावर 4 बेटा, सपोज हमने ये ले लिया। अब देखो एक्सपेंशन में क्या क्या आएगा, t1, t2,
T3, T4 और T5 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। मिडिल टर्म देखो एक ही है T3, तो वो कैसे आ रही है, जो पावर 4 है उसको 2 से डिवाइड करो और 1 ऐड करो। तो इसका मतलब इन जनरल हमारे पास जो एक मिडिल टर्म होती है बेटा वो कौन सी होगी, देखो इट विल बी इक्वल टू Tn/2 प्लस 1th टर्म। तो ये होगी एक मिडिल टर्म। अब एक चीज और नोटिस करो, जैसे अगर यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है ना, देखो हमने कहा 5 टर्म्स आएंगी, ये इनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे ये जरा ऑब्जर्व करते हैं। T1 में होगा 4C0, T2 में बेटा होगा 4C1, T3 में होगा 4C2, फिर 4C3 और फिर 4C4। यही होंगे ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनकी जरा वैल्यू देखो आप, 4C4 हमारा हो जाएगा 1, दिस विल बी 4, ये 6, ये 4 और ये 1। इनमें से देखो ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट आप देखो 6 है, मतलब 4C2। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये, जैसे ये मिडिल टर्म है ना T3, इसी का तो बाइनोमियल कोफिशिएंट है जो ग्रेटेस्ट होता है। और कब ग्रेटेस्ट है, देखो जैसे ये 4C2 ग्रेटेस्ट है, इजंट इट। तो इसका मतलब जब सफिक्स जो है वो प्रीफिक्स का हाफ है, तो यहां पे हम ये बात अब कह सकते हैं कि एक मिडिल टर्म होगी, ये बात तो हमने कह दी। और इस केस में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वो मिडिल टर्म का ही होगा, which will be equal to NCN/2। Is it okay? मतलब जब सफिक्स प्रीफिक्स का हाफ है। और ये कौन से वाले केस में, जब n हमारा इवन है। तो दो बातें याद रखनी है बेटा कि n इवन है तो एक आपके पास मिडिल टर्म आएगी n/2 प्लस 1th टर्म, और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा NCN/2, मतलब जब सफिक्स प्रीफिक्स का हाफ है। अब देखो केस 2, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट केस 2। केस 2 की बात करते हैं जब हमारे पास n बेटा ऑड है, तो एक्सपेंशन किसकी, x प्लस वाई पावर n। तो आपको पता है जैसे एक्सपेंशन में बेटा कितनी टर्म्स होती हैं, n प्लस 1 टर्म्स होती हैं। तो अगर हमारे पास n ऑड है तो n प्लस 1 कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो जब हमारे पास एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो एक मिडिल टर्म तो हो नहीं सकती ना, दो मिडिल टर्म्स होंगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो फिर से। सपोज आई हैव x प्लस वाई पावर 5, मान लो हमारे पास ये है। तो एक्सपेंशन में देखो क्या क्या आएगा, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, 6 टर्म्स आएंगी ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो ऑब्जर्व करो ये दो मिडिल टर्म्स हैं T3 और T4। अब देखो पावर 5 थी, उससे यहाँ पे 3 कैसे आ रहा है, 5 में 1 ऐड करो 2 से डिवाइड, और 5 से 4 कैसे मिलेगा, 5 में 3 ऐड करो और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे इस केस में देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। तो वी विल से देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स बेटा, ठीक है। देखो कौन कौन सी मिडिल टर्म्स होंगी, जैसे हमने कहा एक तो हो जाएगी n में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड, और दूसरी n में बेटा 3 ऐड करके 2 से डिवाइड। तो दीज आर द 2 मिडिल टर्म्स। अब इनके जरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देखो। T1 में क्या होगा, 5C0, इसमें 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 बेटा एंड 5C5। इज इट ओके? और यहां पे अगर आप इनकी वैल्यू देखोगे, ये 1 होता है, ये 5 हो जाएगा, 5C2 विल बी 10, फिर 5C3 कितना हो जाएगा 10, बिकॉज NCR इज NCN-R। 5C4 की वैल्यू बेटा 5 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 10 ग्रेटेस्ट हुआ ना, मतलब 5C2 या कह लो 5C3। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट बेटा ग्रेटेस्ट है। तो दो मिडिल टर्म्स हैं, उन्हीं के बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे ग्रेटेस्ट हैं और आपस में वो इक्वल हैं, बिकॉज NCR इज NCN-R। तो यहां पे अब हम ये बोलेंगे अगली बार कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इस केस में, ऑलराइट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल बी इक्वल टू, वो इन्हीं टर्म्स के होंगे बेटा, तो वो हो जाएंगे NCN-1/2 एंड NCN+1/2। और ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि बोथ विल बी इक्वल, राइट, बिकॉज NCR इज NCN-R।
ठीक है, तो हमें क्या पता चला देखो कि अगर n ऑड है बेटा तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, एक तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म और एक n प्लस 3 बाय 2th टर्म, और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स 2 हो जाएंगे उन्हीं टर्म्स में जो आ रहे हैं ncn माइनस 1 बाय 2 एंड ncn प्लस 1 बाय 2। तो ये कॉन्सेप्ट ना हमने देखो मिडिल टर्म का और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का इसीलिए इकट्ठा कर लिया क्योंकि मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने ऑब्जर्व किया ग्रेटेस्ट होता है, चाहे n इवन है मतलब पावर या फिर n ऑड है। ओके, अब क्वेश्चन देखो जरा इस पे, लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट्स सी क्या दिया है हमें यहां पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है इफ द मिडिल टर्म in the binomial expansion of 1 by x plus x sin x power 10 is 63 upon 8, तो आपको वैल्यू चाहिए देखो किसकी, 6 sin square x plus sin x minus 2 की। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन है हमारा एनटीए का टेस्ट 9 का क्वेश्चन। ऑलराइट, तो एनटीए के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये एनटीए वालों, वैसे एनटीए तो यहाँ पे नेशनल टेस्ट अभ्यास है पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी एनटीए ही होता है और आपको पता है जेई मेंस के पेपर वही फॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो एनटीए के अभ्यास में जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो आ सकते हैं आपको जेई मेंस में। ऑलराइट, या बिल्कुल उसके सिमिलर क्वेश्चंस, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डू दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा, तो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो हम एक्सपेंशन लिखते हैं। देखो हमारे पास एक्सपेंशन क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, एक्स साइन एक्स और होल पावर देखो कितनी है 10। अब देखो इसमें जो पावर है n वो 10 है जो कि हमारे पास क्या है, इवन है। तो हमने अभी अभी किया, अगर n इवन होता है तो वी हैव 1 मिडिल टर्म। ठीक है ना, हमारे पास क्या होती है बेटा, एक मिडिल टर्म होती है। कौन सी थी, इट वॉज n बाय 2 प्लस 1th टर्म। तो n 10 है, 10 बाय 2 5 प्लस 1, दैट मीन्स कौन सी टर्म हो गई बेटा, 6 टर्म हो गई। तो 6 टर्म हम यहाँ पे निकाल लेते हैं गिवन एक्सपेंशन में। इज इट ओके? तो देखो क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंशन में निकालनी है, ये वाली जो है हमारी, ठीक है ना, 1 बाय एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पावर 10। तो पावर 10 है तो कैसे लिखोगे, देखो 10c5, जो भी टर्म ले रहे होते हैं आपको पता है सफिक्स पिछला नंबर लेते हैं। पहली टर्म है बेटा 1 बाय एक्स और उसकी पावर प्रीफिक्स माइनस सफिक्स विल बी 5। सेकेंड टर्म कितनी है, x साइन x और उसकी पावर हमारी सफिक्स कितना हो जाएगा, 5। लेट अस सिंप्लीफाई, और ये आपको दिया कितना है, देखो मिडिल टर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 63 बाय 8, वही बोल रहे हैं ना, तो इसको हम पुट कर देते हैं 63 बाय 8। सो आई हैव 63 अपॉन 8 इक्वल टू 10c5 हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको सेपरेटली देखो कैलकुलेट कर लो। 10c5 कितना आ रहा है, हम अलग से निकाल लेते हैं। लुक हियर, लेट अस कैलकुलेट 10c5, है ना, तो इट विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और कितना, 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, राइट, और एक 5 फैक्टोरियल एक्सपैंड कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो कैंसिल क्या हो गया, 5 2 10 आपका कैंसिल हो गया, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और फिर 3 2 6 कैंसिल हो गया। इज इट ओके? या ये वाला कैंसिल कर देते हैं, देखो ये 2, यहाँ पे 3 3 9, ठीक है। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, आपको 63 दिया हुआ है ना, तो 7 9 63 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 3 9, 7 9 63, तो इसको हम लिख सकते हैं 63 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पुट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 63 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो ये x की पावर 5 आपकी यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है, ये न्यूमिनेटर में x की पावर 5 है बेटा, कैंसिल हो गए, तो बचा हमारे पास साइन x की होल पावर 5। अब देखो दोनों तरफ हमारे पास 63 हो गया कैंसिल।
4 को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो 1/32 विल बी इक्वल टू साइन x की पावर कितना 5। तो 32 को कैसे लिख सकते हो देखो, तो दैट मीन्स व्हाट आर वी गेटिंग, हमारे पास ये आ गया कि साइन x की पावर 5 कितनी है 1/2 पावर 5, यही है ना 1/2 की पावर कितनी 5। तो साइन x कितना हो गया 1/2। सो वी गेट वैल्यू ऑफ साइन x एज 1/2। अब देखो इसमें हमें एंगल x निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इन्होंने पूछा क्या है, देखो हमें ये वैल्यू बतानी है 6 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो बस साइन x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ 6 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2। तो लेट अस राइट 6 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x एंड माइनस 2। तो पुट कर दो, कितना आ गया देखो 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 एंड माइनस 2। पहली टर्म देखो 6/4 मतलब 3/2 और इन दो टर्म्स को कंबाइन कर लो माइनस 3/2। सो दैट मीन्स आंसर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। गॉट इट। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑप्शन तो दी नहीं होती हैं, तो आंसर विल बी 0। ऑलराइट, तो n इवन था बेटा हमारा, ठीक है ना, ये देखो बिकॉज n वॉज इवन 10 था तो हमारे पास एक ही मिडिल टर्म आएगी जो कि थी T6, वो हमने निकाल ली, 63/8 के इक्वल पुट किया और वैल्यू हमने sin x की निकाल के पुट कर दिया। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो जरा, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आप देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये देख सकते हो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस बेटा 2020। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। तो क्वेश्चन में वो ये बोल रहे हैं बेटा इफ ए बी सी आर, सी ए बी सी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं किनकी, इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, 19CP 20CQ 21CR। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो लेट अस डू सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आपको याद है ना हमने दो बातें करी हैं, एक तो हमने ये कहा कि अगर n इवन होता है बेटा, ठीक है, इफ n इज इवन तो nc n/2 होता है ग्रेटेस्ट, इज इट ऑल राइट। और फिर हमने कहा था कि अगर n ऑड होता है तो हमारे पास क्या ग्रेटेस्ट होता है, या तो nc n-1/2 या फिर nc n+1/2, these two are greatest and both are equal बेटा, है ना। ये अभी हमने किया। अब देखो पहला हम कोफिशिएंट लेते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये ऑब्जर्व करो 19CP। तो a जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो लेट अस राइट, तो a इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19CP। अब आप इसमें ऑब्जर्व करो, इसमें आपका 19 ऑड है, तो क्या हो जाएगा देखो 19C क्या होता है 19 - 1/2, इजंट इट। हमने ये रिजल्ट यूज किया है बेटा, मैं ये यूज कर रही हूं कि अगर n ऑड है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैन बी टेकन एज nc n-1/2। तो ये आ गया हमारा देखो कितना 19C 9, तो a की वैल्यू ये आ गई। अब देखो b जो है यहाँ पे वो है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 20CQ। सो लेट अस टेक दैट। सो b इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू, इज इट ओके, किसकी बेटा 20CQ। अब इस केस में आपका n इवन है तो ये क्या हो जाएगा 20C 20/2 दैट इज इक्वल टू 20C 10। तो यहां पे मैंने ये यूज किया कि अगर n इवन है बेटा तो nc n/2 इज ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स व्हेन सफिक्स इज हाफ ऑफ प्रीफिक्स। अगला देखो, जब हम c ले रहे हैं वो है ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी 20CR की। तो लेट मी टेक c नाउ, ऑलराइट। तो c जो है दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसकी 21CR। तो इसको हम ले सकते हैं 21C 21 - 1/2 दैट इज 21C 10।
तो इसमें भी मैंने ये यूज किया है, देखो, ठीक है। एन सी एन माइनस 1/2 ग्रेटेस्ट होगा अगर मेरे पास एन क्या है, ऑड है, ठीक है। अब हमें, आप देखो ऑप्शंस में एक तरह से आपको रेशो चाहिए A/B/C, यही पूछा है ना, वी वांट द रेशो। तो हम यहाँ पे अब लेंगे हमारी रेशोज। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ A/B। तो देखो कितना हो जाएगा, इट इज 19, या रिवर्स ले लो बेशक, ठीक है, बड़े वाला ऊपर ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो लेट मी टेक B/A। तो लेट अस टेक, ये हमारा कितना था, 10। तो लेट मी टेक नाउ B/A। B/A हो गया बेटा 20C10 और डिवाइडेड बाय 19C9। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज याद करो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद है, ये देखो, NCR अपॉन N-1 CR-1 कितना होता था हमारा, N/R। मतलब यहां पे देखो प्रीफिक्स भी एक डिक्रीज हो रहा है, सफिक्स भी अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो बड़े वाला प्रीफिक्स और नीचे बड़े वाला सफिक्स। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, 20 से 19 गए एक डिक्रीज हुआ, 10 से 9 गए एक डिक्रीज हुआ। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20/10, दैट इज इक्वल टू 2। तो B/A2 आ गया। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि B/2 is equal to A/1, let us call it as 1। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। फिर हमें क्योंकि A/B/C चाहिए, अब हम C/B लेते हैं बेटा। let us take C/B। तो C देखो कितना है, 21C10 और B है हमारा 20C10। अब इसमें क्या ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्या ये प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि प्रीफिक्स भी डिक्रीज करना चाहिए, सफिक्स भी डिक्रीज करना चाहिए। पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर को हम 20C11 लिख सकते हैं बेटा। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो हमारे पास क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी होती है। अब देखो हमारे पास ये आ गया, प्रीफिक्स डिक्रीजेस बाय 1, 21 से 20 पे आ गए और 11 से 10 पे आ गए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 21/11, ठीक है। तो C/B आ गया। इस बात को देखो कैसे लिखा जा सकता है, ऑब्जर्व करो, दिस कैन बी रिटन एज कि B/11 इज इक्वल टू C/21, कॉल इट एज 2। अब देखो इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, आप ऑब्जर्व करो, इनमें जो कॉमन आ रहा है कांस्टेंट वो B है, इजंट इट। तो B के डिनोमिनेटर दोनों में सेम कर लो। पहले में B का डिनोमिनेटर 2 है ना बेटा, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 दोनों तरफ। और इसमें यहां पे देखो B का डिनोमिनेटर कितना है, 11 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1/11 से, ताकि B का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, लुक हियर, फ्रॉम 1 वी आर गेटिंग कि B/22 इज इक्वल टू A/11, एंड फ्रॉम 2 वी आर गेटिंग B/22 इज इक्वल टू C/ कितना, 42। इज इट ओके? तो दोनों में B/22 आ गया बेटा, कंबाइन कर लो, दैट मीन्स वी गेट A/11 इज इक्वल टू B/22 इज इक्वल टू C/ कितना, 42। तो आपने ऑब्जर्व किया, हमने कोई फैक्टोरियल का यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हमारे पास डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके आंसर आ गया, ठीक है ना। तो A/11 इज B/22 इज इक्वल टू C/42। चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो लेट अस चेक, A/11 B/22 C/42, यू कैन सी दैट D ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें बेटा हमारी D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कब होता है, अगर n इवन है या ऑड है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हमने अभी क्वेश्चन किया मिडिल टर्म का और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ठीक है। अब देखो इसमें जो हम कह रहे थे ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की थी, पूरी टर्म की बात नहीं कर रहे। तो यहां पे भी जो मैंने आपको देखो कॉन्सेप्ट बताया था, ऑब्जर्व करो, ये था ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट,
ठीक है, एक्सपेंशन में n इवन था तो भी हम बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। अब हम बात करेंगे पूरी की पूरी टर्म कब ग्रेटेस्ट होती है, और न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड कब किसी टर्म का ग्रेटेस्ट होता है। तो उसमें आपके पास अगर एक्सपेंशन x प्लस वाई पावर n है तो x और y पे भी डिपेंडेंट होगी ये बात, है ना, कि अगर पूरी टर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें तो x और y भी आएगा अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोनेंट। इज इट ओके? सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। Is it all right? So now we are going to talk about numerically greatest term in the expansion of x plus y power n। ठीक है, और न्यूमेरिकली का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मैग्नीट्यूड किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली का मतलब यहाँ पे है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड। ये अब देखो इसमें क्या तरीका होगा, हम ये कह सकते हैं, एज्यूम कर लो कि लेट टी आर प्लस 1th टर्म बी द ग्रेटेस्ट। इज इट ऑल राइट? बी द ग्रेटेस्ट टर्म। मान लो ये पूरी की पूरी टर्म, देखो अब बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, पूरी की पूरी टर्म मान लो टी आर प्लस 1 ग्रेटेस्ट है। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो हम कहेंगे कि टी आर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस टर्म, और ये अपनी अगली टर्म से भी बड़ी होगी। इज इट ऑल राइट? वैसे तो हर टर्म से बड़ी होगी, अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो जितनी भी टर्म्स एक्सपेंशन में आ रही हैं उन सब से ये बड़ी होगी, पर्टिकुलरली प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म से ये बड़ी होगी, मतलब प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म से भी बड़ी होगी। तो टी आर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन टी आर एंड टी आर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन टी आर प्लस 2 ऑल्सो। ठीक है, अब जब आप इसकी एक्सपेंशन में बेटा, एक्सपेंशन किसकी है हमारे पास, x प्लस वाई पावर n की, यही ले रहे हैं। जब आप इनमें ये वाली दोनों इनइक्वालिटीज अप्लाई करोगे, इज इट ऑल राइट, तो हमारे पास r सॉल्व करके ये आता है बेटा कि इट विल बी इक्वल टू जेंट ऑफ, ये सिंबल जेंट का है, जेंट ऑफ n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। यहां पे हम लिख लेते हैं where this symbol denotes greatest integer function। तो ये डिनोट करता है हमारा greatest integer function। Is it all right? Yeah। अब देखो इसमें ना दो केसेस होते हैं। मान लो ये जो जेंट के अंदर वाली वैल्यू है ना, सपोज मैं इसको k से डिनोट कर देती हूं, तो एक तरह से मेरे पास r है gent of k where I have taken k to be this n plus 1 upon 1 plus mod x upon y। ठीक है, अब दो केसेस क्या होते हैं, या तो देखो जेंट के अंदर वाली क्वांटिटी मतलब k, इस क्वांटिटी की मैं बात कर रही हूं k की, या तो ये k बेटा पहले से इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा। r तो देखो आपका इंटीजर ही आना है क्योंकि r तो आपने जेंट ऑफ k लिया है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो r तो इंटीजर बनेगा ही। ये जो k की वैल्यू है यहाँ पे k इक्वल टू देखो n प्लस 1 1 अपॉन मॉड एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y, या तो ये इंटीजर नहीं होगा या फिर ये इंटीजर होगा। तो देखो दो केसेस हम क्या लिखेंगे, केस 1 यहाँ पे बेटा ये लिखेंगे कि इफ k इज नॉट एन इंटीजर, अगर k हमारा इंटीजर नहीं है, इफ k इज नॉट एन इंटीजर देन, तो ना एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होती है, कौन सी, टी आर प्लस 1। देन देयर इज वन ग्रेटेस्ट टर्म, कौन सी बेटा, टी आर प्लस 1, तब एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगी हमारी ये वाली। ठीक है, सो वी विल हैव वन ग्रेटेस्ट टर्म, दैट इज दिस वन। केस 2 हमारा ये होगा, देखो लेट मी राइट केस 2 ओवर हेयर। अगर हमारे पास k पहले से ही इंटीजर है बेटा, तो लेट अस राइट इफ k इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर हमारा k इंटीजर है ना पहले से, देन देयर आर
टू ग्रेटेस्ट टर्म्स, तो हमारे पास देन देयर आर हाउ मेनी, टू ग्रेटेस्ट टर्म्स. इज इट ऑल राइट? कौन कौन सी देखो, ये हो जाएंगी टी आर एंड टी आर प्लस वन. तो तब ना दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होती हैं और बोथ इक्वल न्यूमेरिकली, या मतलब बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, साइन बेशक हमारा इनका अपोजिट हो सकता है. इज इट ऑल राइट? तो जब आपके पास k इंटीजर है, इफ k इज एन इंटीजर, तो दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होती हैं टी आर और टी आर प्लस वन, जो कि दोनों इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में. और अगर k नॉट एन इंटीजर है बेटा, तो एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होती है, कौन सी, टी आर प्लस वन. इज इट ओके? अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम. लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, लेट्स अस सी व्हाट इट इज. क्वेश्चन ये है कि इफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 5x पावर 11, ठीक है, इज 729 लैम्डा, जिसमें x की भी वैल्यू दी है 1/5, तो आपने लैम्डा अपॉन 150 निकालना है. और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑप्शंस नहीं दी हुई. एंड अगेन दिस इज फ्रॉम NTA टेस्ट 23. सो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक बारी देखो, कॉन्सेप्ट कर लो, उसको समझ लो, तो फिर क्वेश्चन करना इतना मुश्किल नहीं होता. अब हम देखते हैं, हमारे पास एक्सपेंशन है बेटा किसकी, देखो 3 माइनस 5x पावर 11 और x की वैल्यू है 1/5. तो हमें चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट टी आर प्लस वन बी द ग्रेटेस्ट टर्म. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. अब देखो r कैसे लेना है, जेंट ऑफ. फॉर्मूला क्या था, देखो ये था, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, जेंट ऑफ n प्लस वन अपॉन 1 प्लस मॉड x अपॉन y. अब देखो ये किसकी एक्सपेंशन में था, इसकी एक्सपेंशन में था, x प्लस वाई पावर n की एक्सपेंशन में. इज इट ओके? अब आप देखो जरा, हमारे पास ये एक्सपेंशन है, x प्लस वाई पावर n के बदले में एक्सपेंशन है 3 माइनस 5x पावर 11. तो इसको इससे कंपेयर कर लो और यहाँ पे पुट कर दो. इज इट ओके? तो लेट मी पुट. तो r हमारे पास आ जाएगा, देखो जेंट ऑफ पावर 11 है 11 प्लस 1, 1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3 और सेकेंड टर्म है माइनस 5x. ठीक है, इसका मॉड ये हो गया और ये हमारा जेंट आ गया. अब देखो, आप नोट करो, आपको ये भी तो दिया हुआ है x की वैल्यू 1/5 है. अब आप नोटिस करो, अगर x की वैल्यू 1/5 है तो 5x एक तरह से कितना हो गया, 1. तो ये 5x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये -1 हो गया. -1 का मॉड 1 होता है. तो ये सिंप्लीफाई करके देखो हमारा कितना आएगा. न्यूमिरेटर आपके पास आ गया 12 और ये हो गया 1 प्लस कितना, 3. सो दिस इज इक्वल टू 12/4, मतलब जेंट ऑफ 3. जेंट ऑफ 3 आ रहा है. अब ना ये k है, ठीक है, जैसे अगर हम इसको ये लें, इट इज जेंट ऑफ k, एक तरह से हमने लिया था ना, तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू कितनी आई है, 3, और r की वैल्यू भी 3 आ रही है. जेंट लेने के बाद तो 3 ही आएगा. ठीक है, तो r भी 3 है, k भी 3 है. अब ये वो वाला केस हो गया बेटा व्हेन k इज एन इंटीजर. तो ये हमारे पास k3 क्या है, इंटीजर है. तो अगर हमारे पास ये इंटीजर था तो क्या याद किया था हमने, देयर आर यस 2 ग्रेटेस्ट टर्म्स. कौन कौन सी, टी आर एंड टी आर प्लस 1. सो दिस इंप्लाइज वी हैव 2 ग्रेटेस्ट टर्म्स विच आर टी आर एंड टी आर प्लस 1. अब देखो r की वैल्यू भी जेंट ऑफ 3 हमारे पास कितनी है, 3. तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट टर्म्स हो गई, T3 एंड T4. अब ऑप्शंस देखो क्या दी है हमें, आपको उसकी वैल्यू भी निकालनी है. आपको ग्रेटेस्ट टर्म दी है, देखो कौन सी, 729 लैम्डा. तो लैम्डा अपॉन 150 निकालना है. तो अब देखो हम निकालते हैं, एक्सपेंशन किसकी लेनी थी, देखो 3 माइनस 5x पावर 11 की.
इसकी एक्सपेंशन में आप कोई भी एक टर्म निकाल लो, T3 या T4, और ये भी याद रखेंगे कि x हमें कितना दिया हुआ है 1/5। तो एक्सपेंशन किसकी थी बेटा 3 माइनस 5x की पावर 11। तो इसमें T3 निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 11C2, ठीक है ना। प्रीफिक्स वही रहता है जो पावर है, जो टर्म ले रहे हो थर्ड टर्म, तो सफिक्स विल बी प्रीवियस नंबर। पहली टर्म 3 है, उसकी पावर 11 माइनस 2 9, दूसरी टर्म है माइनस 5x, उसकी पावर सफिक्स मतलब 2। और फिर से ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू बेटा 1/5 है, तो दिस इंप्लाइज 5x को क्या पुट कर सकते हैं 1। तो ये हमें कितना दिया हुआ था, देखो दिस वॉज गिवन टू बी 729 लैम्डा, तो इसका मतलब हमारे पास 729 लैम्डा हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 11 इंटू 10/2 इंटू 3 की पावर 9 और ये -1 का स्क्वायर। 729 देखो कितना होता है 3 रेज पर 6, इज इट ओके। दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो, हमारे पास 5 आ गया, तो 55 इंटू 3 रेज पर 9, -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1। तो 3 रेज पर 6 अगर हम कैंसिल कर दें बेटा दोनों तरफ, तो लैम्डा आ गया 55 इंटू 3 का क्यूब, इज इट ओके, हमारे पास ये आ गया। तो ये वैल्यू आई है लैम्डा की। हमें किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वो लैम्डा अपॉन 150। तो लेट मी नाउ फाइंड आउट बेटा लैम्डा अपॉन 150। देखो क्या हो जाएगा, 55 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 150। एक तो 5 से कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपका 11 और ये 3, एक 3 ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो 11 इंटू 3 का स्क्वायर बचेगा और नीचे कितना 10। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 99/10। अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ गया 9.9। तो पता है ये जो आपके जेई मेंस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं होता कि उनमें आंसर हर बारी इंटीजर आएगा, डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे इस केस में लैम्डा अपॉन 150 की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 9.9। गॉट इट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा इसमें, तो ये एक हमने क्वेश्चन किया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का। इसमें पता है अगर आप, जैसे मैंने तो ये T3 निकाला है ना, अगर आप T4 भी निकालते ना न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आती, इज इट ओके। तो सेम ही आएगी क्योंकि न्यूमेरिकली वो आपस में क्या होंगे, T3 और T4 बेटा इक्वल होंगे। गॉट इट। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस टाइप का मेन और एडवांस दोनों में पूछा जा चुका है। वो क्या है, ऑब्जर्व करो जरा, कि इफ n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। इवन पॉजिटिव इंटीजर मतलब इवन नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, x पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन है कि ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 1 plus x की पावर n may have greatest coefficient। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो ग्रेटेस्ट टर्म की भी बात कर रहे हैं और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीजों की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म का ही कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, या इन अदर वर्ड्स जिस टर्म में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ रहा है वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन, इज इट ओके। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्सपेंशन किसकी बात हो रही है, 1 प्लस एक्स की पावर n, और n आपका इवन है, ठीक है। तो अब अगर n इवन होता है तो हम पहले ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे। तो याद है ना मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, तो वो कौन सा होता था NC(n/2)। तो अगर n इवन है बेटा तो वी विल से ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू NC(n/2)। इज इट ओके। ये हमारा, ये थोड़ा सा साथ में लिख देते हैं। तो हमारे पास ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, और देखो ये मिडिल टर्म में अकर करेगा। मिडिल टर्म कौन सी थी, n/2 प्लस 1th टर्म। दिस वॉज द मिडिल टर्म, क्योंकि मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारा क्या होता है बेटा, ग्रेटेस्ट होता है। इज इट ओके। तो अब आप देखो वो बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म भी वही है, तो हमें यहाँ पे ना ग्रेटेस्ट टर्म ऑलरेडी मिल गई।
जिस टर्म में हमारे पास जिस टर्म में बेटा हमारे पास ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट था वही टर्म हमारी ग्रेटेस्ट है, तो ये वाली जो टर्म है दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑल्सो। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट टर्म जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जितनी भी एक्सपेंशन में टर्म्स हैं उन सब में से ये ग्रेटेस्ट होती है। तो पर्टिकुलरली ये टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से भी बड़ी होगी और नेक्स्ट टर्म से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो दो इनइक्वालिटीज हम यहां पे लेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी हम ये लेने वाले हैं कि tn/2 + 1th टर्म will be greater than its previous term that is n/2th term। अब देखो ये टर्म्स किसकी एक्सपेंशन में लेनी है, 1 + x⁻n की। तो लेते हैं, ये हो जाएगा देखो nCn/2। अब यहाँ पे देखो 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही आएगा, x की पावर क्या होती है, सफिक्स, तो x की पावर हो गया n/2। अब राइट साइड देखो, जो टर्म है सफिक्स पिछला नंबर होता है तो ये हो जाएगा n/2 - 1। अगेन 1 की पावर कुछ भी लेंगे 1 आएगा, x की पावर सफिक्स होता है तो x की पावर आ गई n/2 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते गए हैं और x के ऊपर इनइक्वालिटी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है, आप ऑप्शंस देखो, आपको ये बताना है x क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो पता है एक बात ध्यान में रखना, जहां पे x की पावर ज्यादा है ना, x उस तरफ ले आओ ताकि वो न्यूमरेटर में आ जाए। अब x n/2 बड़ा है और ये छोटा है, तो x की टर्म्स इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आप ले जाओ राइट साइड पे। तो आई एम गेटिंग x की पावर n/2 डिवाइडेड बाय x की पावर n/2 - 1 इज ग्रेटर देन nCn/2 - 1 और डिवाइडेड बाय कितना, nCn/2। ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप लेफ्ट साइड पे देखो, x की पावर जो है आपकी वो न्यूमरेटर में बड़ी है, नीचे x इनवर्स बचेगा तो न्यूमरेटर में जाके x हो जाएगा। अब यहां पे देखो राइट साइड पे क्या प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो सकती है, याद करो ये प्रॉपर्टी NCr-1/NCr, ठीक है, जिसमें प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। ये देखो प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। बड़े वाला सफिक्स r है जो कि नीचे है, तो आपको क्या बताया था बेटा, वो ऊपर आएगा और छोटे वाले को n में से माइनस करके अपोजिट साइड। तो ये प्रॉपर्टी हम, अब इसको मैं थोड़ी सा सॉरी नीचे लिखती हूँ यहाँ पे, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल टू यू, सो लेट मी राइट इट अगेन। प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि NCr-1/NCr, जिसमें प्रीफिक्स सेम है सफिक्स कंसेक्यूटिव, तो बड़े वाला सफिक्स अगर r है बेटा तो वो हमारे पास ऊपर आता है और छोटे वाले को n में से माइनस करके डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्रीफिक्स देखो सेम है, सफिक्स कंसेक्यूटिव है और बड़े वाला सफिक्स n/2 है। तो ये बिना फैक्टोरियल में कन्वर्ट किए प्रॉपर्टी अप्लाई करके आ गया, ऊपर n/2 नीचे n - n/2 - 1। वी आर गेटिंग दिस। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? इट मीन्स x इज ग्रेटर देन किसके, ऊपर है देखो n/2 और नीचे हो गया n/2 और +1। इज इट ओके? एलसीएम ले लो तो हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन n/n+2। तो पहली इनइक्वालिटी हमारे पास x के ऊपर ही आई है। ठीक है, जब हमने ये यूज किया कि वो टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट टर्म थी तो हमने कहा ये अपनी प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी और उसको सॉल्व करके हमारे पास x के ऊपर बेटा ये इनइक्वालिटी आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या लेंगे कि ग्रेटेस्ट टर्म है तो सक्सीडिंग टर्म से भी बड़ी होगी, तो लेट मी टेक दैट। सो n/2th टर्म हमारी कौन सी थी, n/2 + 1th टर्म वाज द ग्रेटेस्ट। तो नाउ सेकेंड इनइक्वालिटी वुड बी कि n/2 + 1th टर्म विल बी ग्रेटर देन n/2 + 2th टर्म, उससे जो अगली टर्म है, और एक्सपेंशन किसकी में, 1 + x⁻n। तो x की एक्सपेंशन में ये दोनों टर्म्स लिख लेते हैं। अब देखो क्या आ गया, NCn/2 x की पावर n/2 ग्रेटर देन NCn/2 + 1
और x की पावर n बाय 2 प्लस 1, ठीक है ना। अब x की पावर कहाँ बढ़ी है, देखो यहाँ पे बढ़ी है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये x वाली टर्म राइट साइड पे ले जाओ और इस टर्म को ले आओ लेफ्ट साइड पे। सो वी हैव ncn बाय 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, ncn बाय 2 प्लस 1, दिस विल बी ग्रेटर देन x की पावर n बाय 2 प्लस 1 and divided by x की पावर n by 2. Is it okay? Let us now simplify. तो यहाँ पे देखो फिर से आप ऑब्जर्व करो, प्रीफिक्स सेम है बेटा और सफिक्स कंसेक्यूटिव है। बड़े वाला सफिक्स ये है, तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, यस न्यूमिरेटर में, तो ये हो जाएगा n बाय 2 प्लस 1 और छोटे वाले को n में से माइनस करके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या बचा x। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी आर गेटिंग एलसीएम लेने के बाद n प्लस 2 अपॉन कितना, n इज ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x इज लेस देन n प्लस 2 अपॉन n। तो ये आ गया हमारा सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर। इज इट ओके, ये है। तो अब देखते हैं दोनों इनइक्वालिटीज का हमारा कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया। देखो पहली कंडीशन क्या थी, x इज ग्रेटर देन n अपॉन n प्लस 2, लेट अस राइट, पहली कंडीशन ये थी बेटा x इज ग्रेटर देन n अपॉन n प्लस 2, और दूसरी कंडीशन है x इज लेस देन n प्लस 2 अपॉन n। अब देखो कॉमन सोल्यूशन इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं कि n अपॉन n प्लस 2 से बेटा x बड़ा होगा and smaller than n plus 2 upon n. So this is going to be the solution, ठीक है। तो ये हमारा बेटा सोल्यूशन आ जाएगा। गॉट इट। चेक करते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमें ना वो जेंट वाला फॉर्मूला निकाल के नहीं आर निकालना था, क्यों, क्योंकि हमें शुरू में ही पता चल गया कि ग्रेटेस्ट टर्म वो है जिसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारा ग्रेटेस्ट है। Is it all right? तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि इट विल बी ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म एंड ग्रेटर देन द नेक्स्ट टर्म। सो लेट अस चेक द ऑप्शन, n अपॉन n प्लस 2 से x बड़ा और n प्लस 2 बाय n से छोटा। तो आप देख सकते हो बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज फ्रॉम NTA टेस्ट 8, पता चल गया। तो इसी दो टाइप के क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाली टाइप में बनते हैं बेटा। Is it all right? Yeah. तो अब देखो आज हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू हाउ टू ऑब्टेन kth टर्म फ्रॉम एंड इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। पहले हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया किसका, मिडिल टर्म्स का और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट किसका किया है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा इस लेक्चर में। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन एंड कीप रिवाइजिंग, पिछला रिवाइज करते रहो ताकि आगे बढ़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सो यू मस्ट एंजॉय बेटा द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। ऑलराइट, थैंक यू एंड बाय बाय।